अपनी पहली कंटेंट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो ये स्लाइड प्रागैतिहासिक काल के बारे में है। हाँ, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की जानकारी है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तरफ काल और स्थल और दूसरी तरफ प्रमुख साक्ष्य। और एक परीक्षा दृष्टि बॉक्स भी दिख रहा है। जी, तो बाईं ओर काल स्थल में युग बताया गया है, पूरा पाषाण से नवपाषाण काल तक, और प्रमुख स्थल हैं बेलन घाटी और सराय नाहर राय। मतलब ये क्षेत्र प्रयागराज प्रतापगढ़ के आसपास का हुआ। बिल्कुल, प्रयागराज प्रतापगढ़ और संत कबीर नगर। और दाईं ओर प्रमुख साक्ष्य दिए गए हैं। इसमें मातृ देवी की प्रतिमा का जिक्र है। हाँ, बेलन घाटी के लोहदा नाला से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। सराय नाहर राय से युद्ध या हत्या के पहले साक्ष्य मिले हैं। और दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। जी, और सबसे महत्वपूर्ण लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि मतलब चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य को लेकर परीक्षा दृष्टि बॉक्स में क्या बताया गया है? देखिए, इसमें चावल विवाद के बारे में बताया गया है। पुराना मत था कुलडी हुआ, जो लगभग 6000 बीसी का था। अच्छा, लेकिन लहुरा देव की खोज नवीनतम है, जो 8000 से 9000 बीसी पुरानी है, और अब इसी को सही उत्तर माना जाता है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो संक्षेप में इस स्लाइड से हमें प्रागैतिहासिक स्थलों और वहां से मिले साक्ष्यों की जानकारी मिलती है। सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को दिखाया गया है। एक तरफ नक्शा है जिसमें पश्चिमी यूपी हाईलाइट किया गया है। हाँ, और दूसरी तरफ प्रमुख स्थल और खोजों की सूची है। और प्रमुख स्थलों में आलमगीरपुर, हुलास, सनौली और मांडी हैं। हाँ, आलमगीरपुर जो मेरठ में है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। हुलास सहारनपुर में है। सनौली से तो रथ और तलवारें मिली हैं, ये काफी चर्चित रहा था। बिल्कुल, सनौली बागपत में है और यहाँ से शाही शव, रथ और तलवारें मिली हैं। और मांडी मुजफ्फरनगर से सोने का भंडार मिला है। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में डायहेट नाच का क्या मतलब है? इसमें सीधे मिलान करने वाले प्रश्न दिए गए हैं, जैसे आलमगीरपुर का संबंध मेरठ और हिंडन नदी से है और सनौली का संबंध बागपत और रथ से है। ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड उत्तर प्रदेश के वैदिक और महाकाव्य काल के बारे में है। इसे वैदिक भूगोल और महाकाव्य काल 2 हिस्सों में बांटा गया है। जी, वैदिक भूगोल में बताया गया है कि इस क्षेत्र का प्राचीन नाम ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश था और इसका विस्तार गंगा यमुना का मैदान था। और प्रमुख वंश इक्ष्वाकु और कुरु वंश थे। हाँ, फिर महाकाव्य काल में इन्हीं 2 वंशों का जिक्र है। इक्ष्वाकु वंश जिसकी राजधानी अयोध्या थी, जिससे राजा राम संबंधित थे, और दूसरा कुरु वंश जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और जिसका संबंध महाभारत युद्ध से है। यहाँ कुछ प्रमुख ऋषि आश्रम भी बताए गए हैं, जैसे वाल्मीकि आश्रम बिठूर में और भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में। जी, और अत्रि मुनि का आश्रम चित्रकूट में। परीक्षा दृष्टि में कुछ प्राचीन नामों का मिलान भी है। हाँ, इसमें बताया गया है कि अयोध्या को साकेत, वाराणसी को काशी और मथुरा को शूरसेन नगरी कहा जाता था। ये पॉइंट भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। तो संक्षेप में वैदिक काल में यूपी को मध्य देश कहते थे और रामायण महाभारत के प्रमुख स्थल यहीं थे। सही कहा। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड महाजनपद काल के बारे में है। इसमें महाजनपद विवरण और यूपी के 8 महाजनपद की सूची है। अच्छा, तो कुल 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। जी, बिल्कुल। और इसकी जानकारी के स्रोत हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। दाईं ओर यूपी के उन 8 महाजनपदों और उनकी राजधानियों की सूची है। हाँ, जैसे कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, शूरसेन की मथुरा और वत्स की कौशाम्बी, और कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, काशी की वाराणसी और चेदी की शुक्तिमती। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में मल्ल और पांचाल के बारे में क्या खास बताया गया है? इसमें बताया गया है कि मल्ल एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक था। अच्छा, राजतंत्र नहीं था? नहीं। और पांचाल की 2 राजधानियां थीं, अहिछत्र और कांपिल्य। के 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जिनमें मल्ल एक गणतंत्र था। एकदम सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड में उत्तर प्रदेश में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के प्रभाव का वर्णन है। 2 भाग हैं, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य और प्रमुख ऐतिहासिक साक्ष्य। जी, मौर्य काल में अशोक के शिलालेख और स्तंभ का उल्लेख है और गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। और कला शैलियां थीं मथुरा और सारनाथ शैली। हाँ,
अब प्रमुख ऐतिहासिक साक्ष्य में देखें तो अशोक स्तंभ सारनाथ, प्रयागराज और मेरठ से मिले हैं। प्रयाग प्रशस्ति का भी जिक्र है। जी, इसकी रचना समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन ने की थी। फिर भीतरी स्तंभ लेख है गाजीपुर में, जो स्कंदगुप्त की हूण विजय से संबंधित है। और दशावतार मंदिर देवगढ़, हाँ, जो ललितपुर में है। यह गुप्तकालीन शिखर युक्त मंदिर का बेहतरीन उदाहरण है। परीक्षा दृष्टि में हरिशेन और देवगढ़ मंदिर के बारे में क्या जानकारी है? इसमें बताया गया है कि हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे और देवगढ़ मंदिर पंचायतन शैली में बना है। ये पॉइंट भी मतलब इस स्लाइड का मुख्य बिंदु है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से और भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में सल्तनत काल के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की जानकारी है। सल्तनत कालीन यूपी और शर्की वंश जौनपुर, ये दो भाग हैं। जी, सल्तनत कालीन यूपी में बताया गया है कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में की थी। और आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में। फिर शर्की वंश की बात करें तो जौनपुर का उपनाम शिराज-ए-हिंद था और संस्थापक थे मलिक सरवर। बिल्कुल। यहाँ की प्रसिद्ध स्थापत्य कला अटाला मस्जिद है, जिसे इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। परीक्षा दृष्टि में कौन से तथ्य दिए गए हैं? इसमें सीधे मिलान वाले तथ्य हैं। आगरा स्थापना 1504 सिकंदर लोधी, अटाला मस्जिद जौनपुर में, और शिराज-ए-हिंद भी जौनपुर को ही कहा जाता है। ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इस स्लाइड का सार है कि आगरा को लोधियों ने राजधानी बनाया और जौनपुर शर्की शासन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड मुगल काल के शुरुआती दौर पर है, खासकर बाबर और अकबर के समय के उत्तर प्रदेश पर। तो सत्ता का केंद्र आगरा था। हाँ, बाबर ने पानीपत और खानवा का युद्ध लड़ा। फिर अकबर और स्थापत्य खंड में देखें तो फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाया गया और बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की याद में बनवाया गया। जी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। प्रयागराज का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हाँ, आगरा के पास। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में बताया गया है कि बुलंद दरवाजा गुजरात विजय से संबंधित है और इलाहाबाद नाम अकबर ने दिया था। ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो सारांश ये है कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सीकरी में है। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में अवध के नवाबों के बारे में जानकारी है। संस्थापक थे सादत खान। हाँ, 1722 में। और अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। प्रमुख नवाब एवं कार्य में आसफुद्दौला का जिक्र है, जिन्होंने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बदली। जी, 1775 में। और उन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी बनवाया। वाजिद अली शाह ठुमरी और कत्थक के संरक्षक थे और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर राज्य का विलय कर लिया गया। बिल्कुल। और बेलम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया। परीक्षा दृष्टि में राजधानी परिवर्तन और विलय के बारे में क्या मुख्य बिंदु है? इसमें बताया गया है कि राजधानी का परिवर्तन आसफुद्दौला ने किया और अवध का विलय 1856 में डलहौजी के समय हुआ। स्लाइड का सार है, अवध के संस्थापक सादत खां थे और लखनऊ को राजधानी आसफुद्दौला ने बनाया। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी में कुल 9 कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं। जी, इनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ, और 1925 का कानपुर अधिवेशन, हाँ, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी ट्रेन एक्शन का उल्लेख है। जी, 9 अगस्त 1925। इसमें बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद की शहादत अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई। और स्वराज पार्टी की स्थापना भी इलाहाबाद में हुई थी। हाँ, 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा। परीक्षा दृष्टि में चौरी चौरा और काकोरी के बारे में क्या तथ्य हैं? इसमें बताया है कि चौरी चौरा कांड 1922 में गोरखपुर में हुआ और काकोरी शहीदों को फांसी बिस्मिल को गोरखपुर में और अशफाक को फैजाबाद में दी गई। तो सार ये है कि 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी और काकोरी कांड 1925 में हुआ। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब अगली और अंतिम कंटेंट स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड उत्तर प्रदेश के नामकरण, राजधानी और राज्य गठन का इतिहास बताती है। नामकरण का इतिहास काफी लंबा रहा है। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, जी,
फिर 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में सिर्फ संयुक्त प्रांत। और अंत में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। हाँ, जो इसका वर्तमान नाम है। राजधानी व राज्य गठन में राजधानियों का क्रम दिया गया है। आगरा से इलाहाबाद, फिर लखनऊ। सही। आगरा से इलाहाबाद 1858 में और फिर लखनऊ 1921 से। और उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। जी, 13 जिलों के साथ। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी थीं। परीक्षा दृष्टि के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसमें बताया गया है कि यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग। तो संक्षेप में 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया, 1950 में उत्तर प्रदेश नाम मिला और 2000 में उत्तराखंड इससे अलग हुआ।